भाई आपका पूरा बचपन झूठ था। आपके फेवरेट कार्टून्स जिनके साथ आपने बचपन जिया सबके सब कॉपी निकले। मिक्की माउस, डोरेमोन और टॉम एंड जेरी तक सबका ओरिजिनल कोई और था। और हाँ, लास्ट वाला फैक्ट सुनकर तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप किया तो समझो बचपन अधूरा रह गया। नंबर 1, मिक्की माउस। भाई आज बचपन हिलाने वाला फैक्ट सुनो। जिस मिक्की माउस को देखकर हम बड़े हुए उसकी असली जड़ें किसी और के पास। जी हाँ, मिक्की माउस डिज्नी का सबसे फेमस कैरेक्टर है। लेकिन क्या आपको पता है कि कार्टून मिक्की के आने से पहले एक कार्टून कैरेक्टर था जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। उसका नाम था फेलिक्स द कैट। मिक्की माउस का असली पापा फेलिक्स द कैट पहली बार 1919 में आया, जबकि मिक्की माउस 1928 में आया था। फेलिक्स साइलेंट फिल्म के जमाने में सबसे फेमस एनिमेटेड कैरेक्टर था। फेलिक्स और मिक्की माउस दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन में बनाए गए थे और उनके एक्सप्रेशंस और चाल ढाल भी काफी मिलते थे। दोनों कैरेक्टर मजेदार हरकतें करते थे और अपने अनोखे अंदाज से फैंस को हंसाते भी थे। मगर क्या डिज्नी ने फेलिक्स की कॉपी की थी? जब वोल्ट डिज्नी और अब आइक्वर्स ने मिक्की माउस बनाया तो उन्होंने फेलिक्स द कैट से काफी इंस्पिरेशन ली। मिक्की का सिंपल गोल चेहरा और बड़ी आंखें फेलिक्स से काफी मिलती जुलती थी। तो असली कौन है? फेलिक्स पहले आया था और उसने पहली भारी एनिमेशन की दुनिया में हिट बना दी। लेकिन मिक्की माउस के पीछे डिज्नी की दमदार मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी थी, जिससे वो फेलिक्स से भी ज्यादा ब्रांड बन गया। मिक्की माउस के आने के बाद फेलिक्स धीरे धीरे गुमनाम हो गया और लोग उसे भूलने लगे। अगर फेलिक्स द कैट नहीं होता तो शायद मिक्की माउस का डिजाइन और कॉन्सेप्ट कुछ और होता। तो हाँ, मिक्की पूरी तरह फेलिक्स की कॉपी तो नहीं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड जरूर है। नंबर 2, डोरेमोन। भाई बचपन हिलाने वाली बात बताने जा रहा हूँ, दिल थाम के बैठना। जिस डोरेमोन को देखकर हम बड़े हुए हैं वो असल में किसी और की कॉपी था। जी दोस्तों, डोरेमोन एक्चुअली में ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वो असल में रोबोटोन की कॉपी है। दोस्तों, रोबोटोन को 1966 में लॉन्च किया गया था और डोरेमोन को 1979 में। तो ये बात तो साफ है कि पहले कौन आया था। आप देखो, आपको ये बेबू कॉप्टर तो याद होगा ना, जिसे सिर पर लगाकर डोरेमोन उड़ता था और अपनी बिल्ली से मिलने जाता रहता था। भाई आइडिया पहले से ही रोबोटोन में था, लेकिन ये सेम चीज आप रोबोटोन के सर पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, रोबोटोन के शो में सबसे खास बात तो ये थी कि शो में पहली बार जियान जैसा मोटा बंदा और सोनिया जैसा टेढ़े मुंह वाला बंदा दिखाया गया था, जिसे सेम टू सेम आप डोरेमोन में भी देख सकते हो। नेक्स्ट, रोबोटोन का जो मेन बंदा उसने रोबोटोन को बनाया था उसकी हेल्प के लिए, लेकिन डोरेमोन के फ्यूचर एपिसोड में भी रिवील कर दिया गया था कि डोरेमोन को भी नोबिता नहीं बनाया है। सबसे मेन चीज, जैसे डोरेमोन के पेट में 3 डायमेंशनल पॉकेट था, वैसे ही रोबोटोन के पेट पे भी एक पॉकेट था, लेकिन वो 3D नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। तो दोस्तों, डोरेमोन पूरी तरह से कॉपी नहीं था, लेकिन पूरी तरह से ओरिजिनल भी नहीं था। नंबर 3, टॉम एंड जेरी। दोस्तों, टॉम एंड जेरी को देखकर हम बड़े हुए, लेकिन क्या आपको पता है टॉम एंड जेरी असली मतलब ओरिजिनल नहीं थे। लेकिन जब भी बात बिल्ली और चूहे की क्लासिक लड़ाई की होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में टॉम एंड जेरी का नाम ही आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि टॉम एंड जेरी पहले बिल्ली चूहे वाली जोड़ी नहीं थी? दोस्तों, इसमें एक नाम और जुड़ता है जिसका नाम है हरमन एंड कैटनेप। दोस्तों, हरमन एंड कैटनेप नाम का कार्टून 1944 में बना, जबकि टॉम एंड जेरी 1940 में शुरू हुआ था। हरमन एक चतुर चूहा था और कैटनेप एक बेवकूफ और गुस्सेल बिल्ली थी। दोस्तों, दोनों में बिल्कुल वैसे ही नॉन स्टॉप कॉमेडी और वॉयलेंस थी जैसी टॉम एंड जेरी में देखने को मिलती है। फर्क सिर्फ इतना था कि टॉम एंड जेरी में कोई डायलॉग नहीं था, जबकि हरमन एंड कैटनेप में कैरेक्टर्स बोलते थे। तो दोस्तों, इनमें असली कौन है? टेक्निकली टॉम एंड जेरी पहले आए थे, लेकिन हरमन एंड कैटनेप का कॉन्सेप्ट भी लगभग उसी समय पर डेवलप हो रहा था। और टॉम एंड जेरी के पीछे थे MGM स्टूडियोज, जो एक बड़ा नाम था, जबकि हरमन एंड कैटनेप को फेमस स्टूडियो ने बनाया था, जो उतना पॉपुलर नहीं था। दोस्तों, टॉम एंड जेरी को ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले, जबकि हरमन एंड कैटनेप को ज्यादा पहचान नहीं मिली। और टॉम एंड जेरी के एनिमेशन की क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर थी, जिससे ये ज्यादा फेमस हो गया। तो कुल मिलाकर टॉम एंड जेरी को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन हरमन एंड कैटनेप भी अपने तरीके से क्लासिक था। नंबर 4, दोस्तों, क्या सच में जापानीज लोगों को हिटलर पसंद था? आज मैं ऐसे ही कुछ डिटेल्स बताऊंगा जिसे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जो मेन कैरेक्टर आपको दिखाने वाला हूँ उसकी जरा मूंछों पर ध्यान देना। डोरेमोन में वैसे तो डेकिसुकी के पापा को बहुत कम दिखाया गया, लेकिन वे कुछ ऐसे दिखते हैं और इनके बारे में बस यही इन्फॉर्मेशन है कि ये नोबिता के पापा के साथ ट्रेन में जॉब के लिए जाते हैं। नेक्स्ट, जापान में सोनियो के पापा को कुछ ऐसा दिखाया गया है। वहीं जापान में इनकी मूंछों को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। और पोकेमोन में एक एपिसोड में ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमोन पकड़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें टीम रॉकेट की बिल्ली की बिल्कुल सेम वैसे ही मूंछें दिखाई जाती है। इन सब के बैन होने के बाद भी आखिर जापान क्यों हिटलर जैसी मूंछें यूज करता है? ये सोचने वाली बात तो है और कई सवाल भी खड़े करता है। क्या सच में अमेरिका ने जो जापान के साथ किया, क्या वो उसे जापान भूल गया है, या अपने एनिमी के जरिए जापान अमेरिका को पोक करता रहता है? आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, दोस्तों, जब इस कार्टून को कार्टून नेटवर्क पर दिखाया गया तो इसने स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स के फैंस की बिल्कुल इज्जत लूट ली। इस कार्टून को देखकर आप समझ जाओगे कि नकल करने के लिए भी अक्कल चाहिए होती है। इस कार्टून का नाम था अंकल ग्रैंडपा। पहले तो वो मुझे बताया कि कोई एक ही बंदा सेम टाइम पर अंकल और ग्रैंडपा कैसे हो सकता है। एनीवेज, इस कार्टून में ये चाचा सबके अंकल और ग्रैंडपा होते हैं। इस शो में बस यही चीज अलग है, बाकी दोनों सोच में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। दोनों की पर्सनैलिटी एक जैसी है और जैसे स्पंज बॉब अपनी कमरिया मटकाता है वैसे ही इस शो में भी किया जाता है। और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जिस बंदे ने स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स के शुरू के 100 एपिसोड लिखे हैं उसी ने ही अंकल ग्रैंडपा के लिए भी काम किया है। तो अभी इसे आप कॉपी कहें या
नहीं आप ही बताओ, क्योंकि दोनों एक ही इंसान ने लिखा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक आप अपना ध्यान जरूर रखें। थैंक यू।